हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन स्टडी। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके संदर्भ में। तो भारत पर दो तरह से भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। एक तो स्थान है अफगानिस्तान के मार्ग से और एक है सिंध के मार्ग से, यानी भारत पर दो मार्ग से आक्रमण हुए थे, जिनमें से पहला अफगानिस्तान के मार्ग से आक्रमण हुआ था और दूसरा हुआ था सिंध के मार्ग से। तो इन भारत के विदेशी आक्रमण है उनके संदर्भ में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारत पर अरबी आक्रमण के संदर्भ में रहेगा। इससे अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा तुर्की आक्रमण के संदर्भ में रहेगा। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लिख लिए हैं इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और आप भी है ना एक नोट्स के रूप में इसको लिख लीजिए, जिसको कि पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी या इसे एक बार देखने की आवश्यकता होगी। तो हम शुरू करते हैं भारत पर जो अरबी आक्रमण हुए थे उनके संदर्भ में। तो भारत पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर यानी सिंध प्रांत पर आक्रमण किया गया था। यानी भारत पर सबसे प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो भारत पर सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया गया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत पर आक्रमण नहीं हुए थे, इससे पहले भी आक्रमण हुए थे। जैसे अब्दुल्ला और बुंदेल जो शासक हुए हैं उन्होंने भी 711 ईस्वी यानी जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी आक्रमण कर चुके, लेकिन उनको है ना सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। यहाँ पे सफलता प्राप्त न होने के कारण उन्होंने आक्रमण किया और वो वापस यहीं से चले गए। तो जो सफलता प्राप्त हुई थी वो मोहम्मद बिन कासिम को हुई थी, और किस तरह से हुई थी, क्या कारण था इसके यहाँ पर आक्रमण करने के, उसको एक कहानी के रूप में हम पढ़ेंगे। यानी एक कहानी के रूप में हम अरबी आक्रमण के संदर्भ पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इस टॉपिक को यानी जो पॉइंट है मैं यहाँ लिख रखा हूँ इनको थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण हुआ था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण हुआ था। किस प्रांत पर? सिंध प्रांत पर, यानी भारत का ही यह हिस्सा था पहले, जो आजकल पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया है। यानी यहाँ पे सिंध क्षेत्र है, वहां पे आक्रमण किया था। और देवल बंदरगाह, यानी देवल बंदरगाह इस स्थान पर पड़ता है जो एक सिंध के क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट जगह थी। यहाँ से ही यहाँ पे आय का स्रोत था इनका, है ना। तो जो ये आक्रमण हुआ था यहाँ पे सिंध प्रांत पर, वो आक्रमण की जानकारी हमें अली अहमद द्वारा रचित, यानी एक रचयिता हुए हैं अली अहमद, उनके द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा जो पुस्तक है ना, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा रचित है, लेकिन जो इसका अनुवाद किया गया तो अली अहमद के द्वारा किया गया था। यानी यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी, इसलिए इसका अनुवाद अली अहमद द्वारा किया गया था। तो इसका रचयिता भी अली अहमद को मान लिया जाता है। जो मोहम्मद बिन कासिम है MBK, यानी मोहम्मद बिन कासिम है दाहिर के युद्ध को रावर का युद्ध कहा जाता है। यानी जो सिंध प्रांत पर जो शासक था, जिस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उस टाइम पे यहाँ पे जो शासक था वो था दाहिर सेन। यानी दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो युद्ध हुआ था, यानी जिस क्षेत्र पर यह युद्ध हुआ था उसे रावर के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये जगह पड़ती है, एक किसान है यहाँ पे जो उसका नाम है रावर, तो उस स्थान पर युद्ध होने के कारण इसको यार रावर का युद्ध कहा जाता है। यानी रावर का युद्ध कहा जाता है। कहा मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के दोनों के मध्य जहां पर युद्ध हुआ था उसे रावर का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या परिवर्तन किए थे, यानी यहाँ पे आक्रमण करने के बाद यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन किए, यानी क्या क्या यहाँ पे लागू किया, क्या क्या हटाया, उसके संदर्भ में। तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे उसने यहाँ पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। कहाँ पर? सिंध प्रांत पर इसे सफलता प्राप्त होने के बाद यह यहाँ पर जजिया कर लगा था। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर जजिया कर लगाया। जजिया कर किसे कहते हैं? तो जजिया कर धर्म के नाम पर लिया जाने वाला कर है जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सर्वप्रथम भारत पर लगाया गया था। जजिया कर किसे कहते हैं? कि धर्म के नाम पर जो कर लिया जाता है, यानी जो इस्लाम धर्म के लोग थे उनसे यह कर नहीं लिया जाता था, और इस्लाम धर्म से जो अलावा थे जैसे हिंदू धर्म के लोग थे उनसे यह कर लिया जाता था। इसलिए सर्वप्रथम जो कर लगाने की व्यवस्था की थी, जजिया कर लगाया था, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत के सिंध प्रांत पर लगाया गया था। दूसरा,
यहाँ पर खजूर की खेती की गई थी। यानी आक्रमण करने के बाद जो अरबी लोग थे वो यहाँ पर खजूर की खेती करना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद ही यहाँ पे ऊंट पालन का कार्य किया गया। उसके बाद भी यहाँ पर एक सिक्का चलाया गया जिसे धीरम नामक सिक्का चलाया गया। यानी सिंध प्रांत पर आक्रमण के बाद तीन चार कार्य किए गए मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। पहला किया गया जजिया कर लगाया। जजिया कर किसे कहते हैं? धर्म के नाम पर लिया जाने वाला कर होता है जजिया कर। इसके बाद भी यहाँ पर ऊंट पालन किया जाने लगा, खजूर की खेती की जाने लगी और यहाँ पर एक धर्म नामक सिक्का चलाया। तो इस तरह से मैंने बात कर लिया कि जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यहाँ पर परिवर्तन किए गए उनके बारे में। और आक्रमण के कारण क्या थे, यानी उस समय मोहम्मद बिन कासिम के कारण क्या थे जिस कारण से यहाँ पर आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहला कारण था इनका कि इनकी जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना था। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर युद्ध किए करेंगे या फिर वहां पर रहने लग जाएंगे तो वहां पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इसके बाद इनका दूसरा काम था लूटपाट करना, यानी इसका उद्देश्य था यहाँ पर लूटपाट करना। तीसरा था यहाँ पर धाइसेन से बदला लेना। तो ये हो गई इसके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इनके जो इम्पोर्टेंट है उनके संदर्भ में हम पढ़ेंगे अब इनके कहानी के रूप में कि यहाँ पर आक्रमण क्यों किया गया था। जो एक इम्पोर्टेंट है इसको समझ लिए तो जो इससे अगले टॉपिक होंगे वो एक आसानी से समझ आ जाएंगे। वरना अगर इसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो इसके अगले टॉपिक को समझने में आपको मुश्किल होगा। तो इसलिए हम एक कहानी के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है भारत, जो वर्तमान भारत है वो ये है। इसके इधर ये पड़ता है पाकिस्तान, जो पहले भारत के अंदर ही था। इसके यहाँ पे अफगानिस्तान है और ये ईरान क्षेत्र है, ये सऊदी अरब क्षेत्र है और इसी के संदर्भ में बात करेंगे हम। तो हम पढ़ते हैं इनकी कहानी के रूप में। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह युद्ध किया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? इसका पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। उसी का एक बड़ा भाई और था जिसका नाम था हेजाज बिन यूसुफ। यानी इसके बड़े भाई का नाम किसके? कासिम बिन यूसुफ के। कासिम बिन यूसुफ कौन था? मोहम्मद बिन कासिम का पिता। उसका एक भाई था जिसका नाम था हेजाज बिन यूसुफ, यानी मोहम्मद बिन कासिम का ताऊ। जो एक ये क्षेत्र है, ये ईरान वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक राजधानी थी उस टाइम पे 711 ईस्वी के आसपास। यहाँ पे एक राजधानी थी जिसका नाम था दमिश्क। यहाँ पर जो हेजाज बिन यूसुफ है वो राज्यपाल था, यानी दमिश्क का राज्यपाल उस टाइम पे हेजाज बिन यूसुफ था और इसी का भाई था कासिम बिन यूसुफ जो मोहम्मद बिन कासिम का पिता था। इसकी जो कासिम बिन यूसुफ है, इसकी जब भी मोहम्मद बिन कासिम 4-5 वर्ष का था उसी समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जो कासिम बिन यूसुफ है इसकी मृत्यु हो जाती है जब मोहम्मद बिन कासिम 4-5 वर्ष का था, उस टाइम भी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद जो इसका लालन पालन करता है यानी इसकी देखरेख करता है वो करता है हेजाज बिन यूसुफ। तो इसकी जो कार्यभार संभालता है मोहम्मद बिन कासिम का, वो संभालता है हेजाज बिन यूसुफ। तो हेजाज बिन यूसुफ के द्वारा इसको युद्ध वगैरह में पारंगत किया जाता है, इसे युद्ध वगैरह में इसे सिखाता है और इसे पारंगत कर देता है युद्ध करने के लिए। तो इसकी हेजाज बिन यूसुफ की एक पुत्री थी जिसका नाम था जुबेदा। जुबेदा की शादी ये करा देता है मोहम्मद बिन कासिम के, यानी हेजाज बिन यूसुफ है वो अपनी पुत्री जुबेदा की शादी मोहम्मद बिन कासिम के साथ करा देता है। तो इसके साथ करा देता है तो एक तरफ से तो ये हो गया इसका भतीजा, यानी अपने भाई का लड़का होने के कारण एक तरह से तो हो गया इनका भतीजा, और एक तरह से इसने हेजाज बिन यूसुफ ने अपनी पुत्री की विवाह मोहम्मद बिन कासिम के साथ कराने के लिए कारण ये एक तरह से हो गया दामाद। यानी ये इसके दो रिलेशन हो गए, पहला हो गया इसका भतीजा और दूसरा हो गया इसका दामाद। किस कारण से हुआ दामाद? यानी हेजाज बिन यूसुफ है उसने अपनी पुत्री जिसका नाम था जुबेदा उसकी शादी करा देता है किसके साथ? मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो यह हेजाज बिन यूसुफ के साथ ही रहने लग जाता है यहाँ पे, कहाँ पे? दमिश्क में। और यहाँ पे एक खलीफा हुआ करता था उस टाइम पे जिसका नाम है अल वलीद।
कहाँ पर हुआ करता था? सऊदी अरब में खलीफा बैठा करता था। खलीफा किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि खलीफा किसे कहते हैं। खलीफा कहते हैं कि जो धर्म गुरु होता है, धर्म के संबंध में जो जिसको जानकारी होती है कि धर्म, इस धर्म में ये जानकारी होनी चाहिए, यानी जो इस्लाम धर्म में रहने वाले लोग हैं उनको ये कार्य करने चाहिए या ये व्यवस्था करनी चाहिए, उसको कहा जाता है खलीफा। तो यह यहाँ का धर्म गुरु था अल वलीद, जिसका नाम क्या था? अल वलीद। कहाँ का खलीफा था? सऊदी अरब का। तो यह यहाँ पे राज्यपाल के पद पर नियुक्त था। तो यह राज्यपाल के पद पर नियुक्त था। तो एक बार की कहानी होती है कि जो भारत के दक्षिणी भाग में एक ही देश पड़ता है जिसे हम श्रीलंका के नाम से बोलते हैं, यानी ये क्षेत्र था श्रीलंका। यहाँ से जो राज्यपाल है श्रीलंका का, वो दमिश्क के राज्यपाल हेजाज बिन यूसुफ को एक जहाज भेजता है, जिस जहाज में हथियार वगैरह, रानियां, गुलाम, सिक्के वगैरह, धन दौलत आदि चीजें भेजता है। यानी जो ये राज्यपाल है श्रीलंका का, ये भेजता है यहाँ से एक जहाज भर करके। किसकी हमने बात कर ली? रानियां, गुलाम और हथियार जो एडवांस लेवल के थे वो यहाँ पे भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कमजोर थी, तो यहाँ की जो मजबूत करने के लिए जो ये राज्यपाल है श्रीलंका का, वो इसके पास, किसके पास? हेजाज बिन यूसुफ के पास भेजता है। तो जब ये जहाज श्रीलंका से चलता है तो वह जहाज यहाँ पे आता है। कहाँ पे? सिंध प्रांत के आसपास या देवल बंदरगाह के आसपास आता है। और यहाँ के कुछ लुटेरे हैं ना, इस जहाज को लूटते हैं। उस टाइम पे जब ये लूटते हैं तो यहाँ पे सभी को मार देते हैं, है ना, और यहाँ का जो माल था उसे लूट लेते हैं, लूट करके और छोड़ देते हैं। जब ये जहाज को भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं और यहाँ से एक इंसान बचता है, यानी सभी को मार दिया जाता है, गुलाम वगैरह, है ना, और यहाँ से वो एक बचता है, वो जाता है कहाँ पे? हेजाज बिन यूसुफ के पास। और हेजाज बिन यूसुफ के पास जा करके और उसे इस घटना के संदर्भ में पूरी जानकारी देता है कि इस तरह से हमारे साथ ही यह हुआ है। तब दमिश्क यहाँ पे जो राज्यपाल थे हेजाज बिन यूसुफ, वो यहाँ पे एक पत्र लिखते हैं, किसके पास? सिंध प्रांत के जो शासक थे उस टाइम पे, वो थे दाहिर सिंह, यानी सिंध, यानी यह क्षेत्र पड़ता है सिंध, और यहाँ के जो शासक थे वो थे दाहिर। ये यहाँ पे एक पत्र भेजता है, कहाँ पे? सिंध पर, जहाँ का शासक दाहिर सिंह था। उसमें लिखता है कि आपके क्षेत्र में आपके कुछ लुटेरे हैं, वो हमारे जहाज को तोड़ वगैरह कर दिए हैं और यहाँ पे माल वगैरह लूट लिए हैं। आप है ना उनका पता लगाइए और हमारे जो भरपाई है उसकी पूर्ति कीजिए। तो यहाँ के जो शासक थे दाहिर सिंह, वो घमंडी आदमी थे, यानी उस टाइम पे एक घमंड था इसके अंदर, क्योंकि इसने है ना इससे पहले जो यहाँ के हेजाज बिन यूसुफ के यहाँ की कोई शासक थे उनको पराजित कर दिया था। यानी अब्दुल्ला और बुंदेल, ये शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किए थे, उनको हरा दिया था, जिसके कारण ये घमंडी हो गया था। और घमंड के कारण ये इसे पत्र वापस लिखता है कि मैं आपकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करूंगा, और आप है ना जो करना चाहे वो कर लीजिए, मैं भरपाई नहीं करने वाला हूँ, है ना। इसने साफ मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और लुटेरे थे वो मेरे नहीं थे। इस तरह से यहाँ पे वो पत्र भेज देता है। और यहाँ के जो राज्यपाल थे हेजाज बिन यूसुफ, उन्होंने एक सेना तैयार की जो मोहम्मद बिन कासिम को तैयार किया। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम है वो शुरू होते हैं, यहाँ से चालू होते हैं, और यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मकरान, यानी यहाँ पे एक क्षेत्र जगह पड़ती है यहाँ पे, उसका नाम है मकरान। मकरान जगह पर ये जाकर रुकते हैं, यानी वहां पर अपना डेरा डालते हैं। कहाँ पे? मकरान जगह पर। यहाँ पे नौ मुस्लिम लोगों का ही शासक था, यानी यहाँ पे शासन स्थापित किया ही था ना मुस्लिम लोगों ने। तो यहाँ से वो तैयार होके वो जाता है कहाँ पे? देवल के बंदरगाह पर, जहाँ पर यहाँ लूटपाट की थी। किन्होंने? सिंध क्षेत्र के कुछ लुटेरों ने। तो यहाँ पर उसने आक्रमण किया, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करके यहाँ पे लूटपाट की और यहाँ पे पराजित कर दिया लोगों को, और यहाँ पे लोगों को मार वगैरह दिया, है ना। और इसके बाद यह गया यहाँ पे दाहिर सिंह के पास, और यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ जिसका नाम है रावर, जो हमने बात की थी पहले कि रावर के युद्ध में इसे पराजित किया था। रावर एक जगह पड़ती है, वहां पे इससे जाकर पराजित किया, और
इसे इसकी जो पुत्रियां थी उनको पुत्रियों को हिजाज बिन यूसुफ के पास भेज देता है। और उन पुत्रियों का नाम है यानी सूर्या व परिमला। इनको बंदी बनाकर हिजाज बिन यूसुफ के पास एक तोहफे के रूप में भेज देता है। और इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था रानी बाई, उस रानी बाई ने यहाँ पर जौहर कर लिया। यानी जो दाहिर की पत्नी थी, इस बात को पता होने के बाद रानी बाई ने यहाँ पर उसने अपने आप को आग में झोंक दिया। यानी सबसे पहले जौहर इसी ने किया था। यानी दाहिर की पत्नी रानी बाई ने सबसे पहले भारत में जो जौहर किया था वो सबसे पहले रानी बाई ने किया था। यानी जो जौहर प्रथा है, यह भी क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत में जो जौहर प्रथा शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो रानी बाई से शुरुआत हुई थी। कभी सिंध प्रांत पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और दाहिर सेन की मृत्यु हो गई थी उसके प्रांत। तो इस तरह से पूरी कहानी हुई थी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसके बाद में मुझे इसकी जो मोहम्मद बिन कासिम है इसको वापस बुला लिया जाता है। लेकिन अगर इसको वापस नहीं बुलाया जाता तो यह है यहाँ पर पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। इतना बड़ा शासक हो गया था, यानी इतना बड़ा कट्टर एक शासक हो गया था। तो यह सिंध प्रांत पर पूरे पर आक्रमण करके यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और इसी टाइम पे यहाँ पर जो अलवलीद है इसकी मृत्यु हो जाती है जब वो वहाँ पर शासन स्थापित कर लेता है। इसकी मृत्यु होने के बाद इसका जो छोटा भाई था, इसका अलवलीद यानी यहाँ के खलीफा का छोटा भाई था जिसका नाम था अब्द अल मलिक, वो यहाँ पर खलीफा बनता है। वो इन सभी से संतुष्ट नहीं था, यानी इससे नफरत किया करता था। इसलिए उसने है ना हिजाज बिन यूसुफ को भी मरवा दिया। और उसके बाद यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम है उसको भी वापस बुला लिया। मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने के लिए अलग अलग मत है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। इसमें से एक कहा जाता है कि सूर्या और परिमला थी, वो यहाँ पे आकर भड़काती है अब्द अल मलिक को कि है ना कुछ इसने अपने पिता का बदला लेने के लिए इसको आकर भड़काती है। और ये सारी घटना होती है। इसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया था। और इसको वापस बुलाया गया था तो जो सैनिक थे इसने अब्द मलिक ने भेजे थे वो इसे खाल में लपेट करके वापस ला रहे थे, तब इसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। और इसके जो अभी तक वो स्रोत है कि कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई, किस जगह पर इसको दफनाया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है अभी तक भी। तो इस तरह से इसको समझे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा तुर्कान। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में इसे देखने की आवश्यकता हो, इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। और अगर इसको आप समझे होंगे तो आप बुक में से भी पढ़ोगे ना तो एक आसान भाषा में आसान वे में आप समझोगे। यानी बुक में पढ़ने का प्रयास करोगे तो एक आप आसान तरीके से आप खुद ही समझ सकते हो उस टॉपिक को, है ना। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए।